अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 स्केलर्स एंड वेक्टर्स चल रहा है हमारा। और जैसे कि पिछली वीडियो के अंदर हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स का टॉपिक काफ़ी डिटेल के अंदर डिस्कस किया था, जिसके अंदर 4 टॉपिक्स या 4 मेथड्स हमने वेक्टर्स को ऐड करने के सीखे थे। सबसे पहला मेथड जो था वो हमारे पास हेड टू टेल रूल का था, जो कि आपने मैट्रिक क्लास के अंदर भी अपनी जो है वो देखा था। फिर इसके बाद शायद पैरालेलोग्राम वाला था, पैरालेलोग्राम वाला लॉ था, और शायद ये हमने पहले पढ़ा था और ये वाला दूसरे नंबर पे पढ़ा था। पहला जो था वो ये वाला था, दूसरा फिर जो था वो आपका ये वाला था, और दोनों तकरीबन जो थे वो सेम थे। इन दोनों को हमने ये कहा था कि ये ग्राफिकल आपके पास जो है वो मेथड होते हैं। मतलब इन दोनों मेथड को यूज़ करते हुए आप लोग सिर्फ ग्राफिकली वेक्टर्स को ऐड कर सकते हो। और फिर तीसरा और चौथा जो हमने मेथड पढ़ा था वो एनालिटिकल मेथड और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड था। अच्छा, पिछली वीडियो के अंदर यानी कि पिछले वाले लेक्चर के अंदर जो कि लेक्चर नंबर 2 था, उसके अंदर हमने एंड में ये कहा था कि अगले लेक्चर के अंदर यानी कि इस वाले लेक्चर के अंदर हम लोग इन्हीं से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। यानी कि इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग क्या करने जा रहे हैं, रिलेटेड प्रॉब्लम्स कवर करने जा रहे हैं, जो कि किससे रिलेटेड है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स से। एडिशन ऑफ वेक्टर्स से रिलेटेड हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स, 2-3 प्रॉब्लम्स जो है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये वाले जो 2 हमारे पास मेथड्स हैं ये तो बच्चों वाले हैं, ये आपने मैट्रिक के अंदर भी जो है वो देखे थे और इन्हें जो है वो आपने वहाँ पे भी सॉल्व किया था। तो अगर इनकी एग्जांपल्स हम लोग ना भी लें, यहाँ पे इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम लोग कवर ना भी करें, तो आप लोगों को पता है कि ये 2 आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हो, कैसे इन्हें इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब इसके अंदर सिर्फ ग्राफिकली हमें वेक्टर्स को ऐड करना होता है। जैसे आपको फ़र्ज़ करो कि एक वेक्टर ये दिया हुआ है ए, इसी तरह से ड्रॉ हुआ वो मिलेगा, और एक वेक्टर है जो आपको यूँ दिया हुआ है बी, और आपको बोला जा रहा है कि इन दोनों को ऐड करके बताओ। तो सिंपली आपने हेड टू टेल रूल या पैरेललोग्राम लॉ लगा के जो है उसे ऐड कर लेना है। ऐसे ये ए है और ये जो है ये बी है आपके पास, तो ये जो होगा ये इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। बस हेड टू टेल रूल और पैरेललोग्राम के अंदर तो हमारे पास यही चीज़ करनी होती है हमें। हम जो प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे वो इन 2 मेथड से रिलेटेड करेंगे, और इन दोनों के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ ग्राफिकली नहीं बल्कि इन दोनों के अंदर हम लोग पूरे के पूरे वेक्टर को सॉल्व करते हैं। मतलब इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आप वेक्टर निकालते हो, उसका मैग्नीट्यूड निकालते हो वेक्टर का, और साथ ही साथ उसकी डायरेक्शन भी निकाल के बताते हो। वो जब हम लोग प्रॉब्लम जब सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा इसके अंदर जो है वो क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हम लोग इसके अंदर सॉल्व करते हैं। अच्छा, एक और बात जो पिछली वीडियो के अंदर हमने की थी वो ये कि इस वाले मेथड को इस्तेमाल करते हुए हम लोग सिर्फ 2 वेक्टर्स को सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि 2 वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड के अंदर क्या, मोर देन 2 से अगर ज़्यादा वेक्टर्स भी हों तो हम इस वाले मेथड को इस्तेमाल करते हुए उनका रिजल्टेंट जो है वो निकाल के बता सकते हैं। अच्छा, अब इन दोनों को आपको इन दोनों की जो थ्योरी है जो पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस की है वो आप लोगों को जो है वो रिवाइज करनी पड़ेगी। तो आप न्यूमेरिकल्स के ऊपर जाने से पहले पिछली वाली वीडियो जो है वो रिवाइज कर लें। अगर आप लोगों ने नहीं देखी हुई तो वो पहले देखें, तभी आपको ये वाले जो प्रॉब्लम्स हैं जो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो समझ में आएंगे। और अगर वो वीडियो देखी है तो आप उसके जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे वो रिवाइज करने के बाद ये वाला जो हमारे न्यूमेरिकल्स हम लोग आज करने वाले हैं ये उसके बाद देखना है आपने। अच्छा कुछ इसके अंदर वहीं पर हमने जो है वो काफ़ी सारी बातें की हुई थी, बल्कि कि ये वाला मेथड कब अप्लाई होगा कि जब आपको दोनों वेक्टर्स के दरमियान का एंगल दिया हुआ हो और साथ ही साथ आपको जो है वो मैग्नीट्यूड दिया हुआ हो, मैग्नीट्यूड दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड दिया हुआ हो, और उन दोनों के दरमियान का जो है वो आपको एंगल दिया हुआ हो कि एक वेक्टर ये है आपके पास और दूसरा वेक्टर जो है वो आपके पास ये, और इन दोनों के दरमियान का जो एंगल है वो आपको इस तरह से गिवन हो। तो तब आप जो है वो ये एनालिटिकल मेथड का जो फॉर्मूला हमने वहाँ पे ड्राइव किया था वो अप्लाई करके
आसानी से रिजल्टेंट जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। तो बाकी जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे तो मज़ीद ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और आपको पहचानना भी है कि ये जो प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है ये एनालिटिकल मेथड से रिलेटेड है या फिर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से रिलेटेड है। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे हमने जो वो लिखा हुआ है और इसको पढ़ने के बाद हम लोग देखेंगे कि ये किस वाले प्रॉब्लम या फिर किस वाले मेथड से जो है हम लोग इस्तेमाल करते हुए इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो न्यूमेरिकल की वर्डिंग कुछ इस तरह से है कि 3 फोर्सेस ऑफ 4 न्यूटन, 7 न्यूटन एंड 15 न्यूटन, 3 फोर्सेस हैं, यानी कि 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं आपको। एक का मैग्नीट्यूड जो है वो 4 न्यूटन है, एक का 7 न्यूटन है और तीसरे का जो है वो आपके पास 15 न्यूटन है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, हम यहाँ पे जो है वो डाटा बना लेते हैं और उस डाटा को देखते हुए फिर जो है वो हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि इसे किस वाले मेथड से हमने सॉल्व करना है। तो 3 फोर्सेस दिए हुए या फिर 3 वेक्टर्स दिए हुए, एक F1 और इसका मैग्नीट्यूड, मतलब ये जो फोर्स दी हुई है ये मैग्नीट्यूड फॉर्म के अंदर दी हुई है जो कि कितनी है 4 न्यूटन। फिर F2 वाली फोर्स दी हुई है जो कि हमारे पास 7 न्यूटन है और फिर हमें जो है वो F3 दी हुई है जो कि 15 न्यूटन है। ये 3 फोर्सेस दी हुई हैं। आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी, ये किसी एक बॉडी के ऊपर जो वो एक्ट कर रही हैं बाय मेकिंग एंगल्स ऑफ 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। ये जो यहाँ पे रिस्पेक्टिवली का लफ्ज़ है इसका मतलब ये होता है कि ये जो हमें तीनों एंगल दिए हुए हैं वो इस तरह से दिए हुए हैं कि 44 न्यूटन वाली जो फोर्स है हमारे पास उसका एंगल 30 डिग्री है, 7 न्यूटन वाली जो फोर्स है उसका एंगल 45 डिग्री है और 15 न्यूटन वाली जो फोर्स है उसका एंगल 60 डिग्री है। मतलब जैसे ये लाइन से हमने ऊपर बताया है और ये वाली जो एंगल लाइन से बताएं ये सारे के सारे इस तरह से आपस में रिलेटेड है कि ये इसके साथ रिलेटेड है, ये इसके साथ और ये इसके साथ। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डाटा के अंदर कि θ1 जो हमें दिया हुआ है वो 30 डिग्री दिया हुआ है, θ2 जो दिया हुआ है वो आपको 45 डिग्री दिया हुआ है और θ3 जो आपको दिया हुआ है वो 60 डिग्री दिया हुआ है। फाइंड आउट रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉडी, उस बॉडी के ऊपर फाइंड क्या करना है आपने कि आप रिजल्टेंट फोर्स आप इसे R से भी डिनोट कर सकते हो और सिंपली F से भी डिनोट कर सकते हो कि आपने रिजल्टेंट फोर्स निकाल के बतानी है। और आगे उन्होंने चूँकि बताया हुआ नहीं है कि मैग्नीट्यूड निकाल के बताना है, डायरेक्शन निकाल के बतानी है या फिर वेक्टर फॉर्म के अंदर बतानी है, तो हम लोग तीनों चीज़ें निकाल के बताएंगे। हम तीनों चीज़ें निकाल के बताएंगे। सबसे पहले तो हम इसका वेक्टर वाली फॉर्म भी निकाल के बता देंगे I, J और K की फॉर्म के अंदर, और फिर हम लोग जो है वो मैग्नीट्यूड निकाल के बता देंगे इसी वाले वेक्टर का, और साथ ही साथ जो है वो हम लोग इसकी डायरेक्शन भी बता देंगे। और अगर इसे देखें तो ये वाला जो प्रॉब्लम है ये किस वाले मेथड से ज़्यादा आसानी से सॉल्व होगा। एनालिटिकल मेथड तो यहाँ पे नहीं लग सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 से ज़्यादा वेक्टर्स हैं, 2 से ज़्यादा वेक्टर्स हैं, तो एनालिटिकल वाला मेथड तो यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकता। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए सिर्फ एक ही मेथड यहाँ पे बचता है, वो वाला कौन सा मेथड है? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। और अगर इसको थोड़ा सा विजुलाइज करें इस वाले प्रॉब्लम को कि हमसे पूछा क्या जा रहा है या फिर ये प्रॉब्लम बता क्या रहा है, तो वो कुछ इस तरह से होगा कि हमारे पास ये एक बॉडी है, ये एक ब्लॉक है या फिर कोई सी भी एक बॉडी है जिसके ऊपर 3 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं जो कि उन्होंने प्रॉब्लम के अंदर हमें बताया है। तो 3 फोर्सेस किस तरह से एक्ट कर रही हैं? फ़र्ज़ करो कि ये हमने जो है वो एक्स एक्सिस बना दिया और यहाँ पे जो है वो आपके पास वाई एक्सिस कुछ इस तरह से है और ये बॉडी हमने जो वो कुछ इस तरह से यहाँ पे रखी हुई है। अच्छा, अब ये जो एंगल दिए हुए हैं 30, 45 और 60 रिस्पेक्टिवली, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ एंगल है, यानी कि ये वाली जो एंगल है ये एक्स एक्सिस के साथ ये वाली फोर्सेस बना रही हैं। अच्छा, तो अब यहाँ पे अगर हम लोग एक फोर्स जो है वो इसके ऊपर लगाएं तो 4 न्यूटन की जो फोर्स है वो फ़र्ज़ करो कि कुछ यूँ लग रही है, ये हमारे पास जो है फोर्स 1 है, F1 कुछ इस तरह से। इसका जो एंगल है यहाँ से वो आपके पास θ1 है और वो 30 डिग्री है। इसके बाद जो हमारे पास 7 न्यूटन वाली फोर्स है वो भी इसके ऊपर एक्ट कर रही है, तो उसे भी हम लोग जो वो ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं कुछ इस तरह से।
एरो या फिर इसकी जो लेंथ है वो हमने तभी ज़्यादा रखी है क्योंकि ये 7 न्यूटन है, ये 4 न्यूटन की थी पहली वाली, ये वाली जो है वो F2 है हमारे पास, और ये 7 न्यूटन की फोर्स है। और इसका जो एंगल है वो 45 डिग्री है। तो इसका एंगल अगर हम लोग ड्रॉ करें तो यहाँ पे लिख देते हैं कि ये θ2 हमारे पास 45 डिग्री है, θ2 45 डिग्री है। और फिर इसके बाद जो 15 न्यूटन वाली फोर्स है और इसका एंगल 60 डिग्री है, तो वो कुछ इस तरह से जाएगा। ये आपके पास जो है वो F3 आ गई जो कि 15 न्यूटन है, और इसका जो एंगल है अगर हम लोग ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से बनेगा, और ये एंगल जो है वो आपके पास 60 डिग्री है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ ये जो ब्लॉक है या फिर ये वाली जो बॉडी है, इसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स कितनी लग रही होगी। आप रिजल्टेंट फोर्स इस बॉडी के ऊपर निकाल के बताओ। मतलब सिंपली ये आपके पास एक ब्लॉक था और इसको 3 बंदे खींच रहे हैं, एक यूँ खींच रहा है, एक यूँ खींच रहा है, और एक जो है वो यूँ खींच रहा है। तो बताओ ये बॉडी कहाँ पे जाएगी, यानी कि इसके ऊपर इन तीनों फोर्सेस का जो रिजल्ट लग रहा होगा वो किस तरह से लग रहा होगा, यानी कि ये वाली जो बॉडी है ये किस डायरेक्शन के अंदर जाएगी या फिर इसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स किस डायरेक्शन के अंदर लग रही होगी। और अगर हम लोग खुद भी देखें तो 3 बंदे अगर इस तरह से इन्हें जो है वो आप बंदे समझ लो। यहाँ पे जो है वो एक बंदा है जो कि इसको इस तरह से खींच रहा है रस्सी बांध के, एक बंदा यहाँ पे है जो इसको इस डायरेक्शन के अंदर खींच रहा है, और एक मोटे वाला जिसकी ताकत जो है वो 15 न्यूटन की है वो उसको इस तरफ खींच रहा है। तो ये बॉडी कहाँ पे जाएगी, मतलब किस डायरेक्शन के अंदर जाएगी, या फिर इसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स जो है वो कितनी लग रही होगी, हमें वो निकाल के बताना है। तो सबसे पहले तो अगर इसे जो है वो हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखें या फिर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड के ज़रिए से लिखें। अच्छा, जब आप लोग वाली वीडियो के अंदर जो थ्योरी है अगर आप लोगों ने वो पढ़ ली है, रिवाइज कर ली है, तो उसके अंदर आप लोगों ने ये देखा था कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड के अंदर हमारा काम क्या होता है कि हमें जितने भी वेक्टर्स दिए हुए होते हैं हम उन्हें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के अंदर तोड़ देते हैं, एक्स और वाई, एक्स और वाई, एक्स और वाई, और फिर जितने भी एक्स वाले कंपोनेंट आ रहे होते हैं उन सबको हम लोग ऐड कर लेते हैं, और वाई वाले जितने हमारे पास कंपोनेंट आ रहे होते हैं हम उन्हें ऐड कर लेते हैं। एक्स वाले कंपोनेंट जितने भी हमारे पास वेक्टर्स हैं उनके ऐड करने के बाद हमारे पास जो एक्स वाला रिजल्टेंट कंपोनेंट आता है वो हमारे रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स वाला कंपोनेंट होता है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे जो है वो रिवाइज करें तो हमारे पास एक वेक्टर यूँ था और एक वेक्टर जो था वो आपके पास कुछ यूँ था। तो हमने क्या किया कि इसके रिजल्टेंट कंपोनेंट निकाल लिए। एक ये वाला जो कि हमारे पास फ़र्ज़ करो कि अगर ये ए है तो ये ए एक्स हो गया और यहाँ पे बी है, तो इसका जो हमारे पास एक्स वाला कंपोनेंट होगा वो कुछ इस तरह से होगा बी एक्स, और इसी को अगर उठा के फ्री वेक्टर, चूँकि ये फ्री वेक्टर है इसे उठा के हम लोग यहाँ पे रख दें तो ये बी एक्स बन जाएगा। और जो रिजल्टेंट कंपोनेंट होता है वो कुछ इस तरह से होता है ये हमारे पास जो है वो फ़र्ज़ करो कि रिजल्टेंट कंपोनेंट है। अच्छा, इसका जो वाई वाला कंपोनेंट होगा वो यहाँ पे आएगा, इसे हम लोग ए वाई बोलेंगे, और बी का जो वाई वाला कंपोनेंट होगा वो कुछ इस तरह से होगा, तो इसे आप उठा के जो है वो यूँ बना दो बी वाई। और अगर गौर करो तो इन्हें मिटाने के ऊपर आपको क्या दिखेगा, इन दोनों को मिटाने के ऊपर आपको क्या दिखेगा कि आर का जो हमारे पास एक्स वाला कंपोनेंट है वो इसके बराबर है, आर एक्स जो है वो किसके बराबर है, ए एक्स प्लस का बी एक्स, और जो आर का वाई वाला कंपोनेंट है वो किसके बराबर है, ए वाई प्लस का बी वाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी आपको वेक्टर्स दिए हुए होते हैं आप उसे एक्स वाले कंपोनेंट के अंदर तोड़ो और उन्हें ऐड करो तो आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स वाला कंपोनेंट आएगा, और वाई वाला कंपोनेंट जितने भी हैं वेक्टर्स आपके, आप उनको तोड़ो उन्हें ऐड करो तो रिजल्टेंट वेक्टर का वाई वाला कंपोनेंट आता है। और यहाँ पे हमने जो इस तरह से आगे डॉट 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 लगा के वहाँ पे छोड़े थे ताकि अगर 2 से ज़्यादा वेक्टर्स हो तो आप सी वाई डी वाई और करते करते जो आगे तक लेके जा सकते हैं। तो ये उसकी थोड़ी सी जो थी वो थ्योरी थी। और अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ पे 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले अगर आपने विजुलाइज करना है तो इन तीनों को हेड टू टेल रूल के ज़रिए से ऐड कर लें। ये आपके पास पहला वेक्टर होगा, फिर इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ये आपके पास पहला वेक्टर होगा, इसके बाद दूसरा वेक्टर जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा, ये वाला, मतलब ये ऐसे ही रखा, इसको उठा के इसके ऊपर रख दिया और फिर इसको उठा के जो वो इसके ऊपर रख दिया, कुछ इस तरह से कुछ इसी तरह से होगा। और फिर यूँ आप जब इन दोनों को मिलाओगे तो आपके पास रिजल्टेंट फोर्स आएगी। ये ग्राफिकली है, मतलब हमने हेड टू टेल रूल को इस्तेमाल करते हुए किया है।
तो अब यहाँ पे करना क्या है कि ये जो F1 है, ये F2 है और ये F3 है, सिंपली आपने इनका x वाला कंपोनेंट निकालना है, इसका x वाला कंपोनेंट निकालना है और इसका x वाला कंपोनेंट निकालना है। इन तीनों को ऐड करोगे तो आपके पास f का x वाला कंपोनेंट आ जाएगा। फिर जब आप इनका y वाला कंपोनेंट निकालोगे तीनों का, इसका यहाँ से यहाँ तक आएगा, इसका जो है वो कुछ यहाँ से यहाँ तक आएगा और इसका जो है वो कुछ यहाँ से यहाँ तक आएगा। तो ये F1y होगा, ये F2y होगा, ये आपके पास F3y होगा। और इन तीनों को जब आप लोग ऐड करोगे तो आपके पास बेसिकली f का y वाला कंपोनेंट आ जाएगा। तो सिंपली वही वाला जो है वो यहाँ पे मेथड इस्तेमाल हो रहा है। तो शायद आप लोगों को जो है वो विजुअल्स के ज़रिए से थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इसे जो है सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है हमने कि ये जो आपको F1 दिया हुआ है, F2 दिया हुआ है, F3 दिया हुआ है, इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकालने हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकाल लेते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, सबसे पहले x वाला निकालते हैं। x कंपोनेंट, और x कंपोनेंट के लिए सबसे पहले हमें जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, F1x इज इक्वल्स टू F1 का मैग्नीट्यूड और साथ में cos थीटा और साथ में 1। तो यहाँ पे डायरेक्ट जो है वो आप लोग वैल्यूज़ पुट करते जाओ, ये भी मैग्नीट्यूड की फॉर्म में ही आएगा आपके पास आंसर। तो यहाँ पे 4 है और cos थीटा 1 की जगह पे हमारे पास जो है वो 30 डिग्री आ जाएगा। इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास F1x आ जाएगा 4 और cos 30। तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, F1x इक्वल्स टू 3.464 न्यूटन। ये आपके पास F1x आ गया। इसी तरह अगर आप F2x का या फिर F2 का x वाला कंपोनेंट निकालें तो वो कैसे आएगा, F2 का मैग्नीट्यूड और साथ में cos थीटा और 2। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो 7 न्यूटन है, तो 7 इंटू कॉस और यहाँ पे थीटा की जगह पे जो है वो आपके पास क्या आएगा 45, क्योंकि थीटा 2 जो है आपके पास 45 है। इसे आप सॉल्व करोगे तो F2 का x वाला कंपोनेंट आ जाएगा जो कि मैग्नीट्यूड फॉर्म के अंदर आएगा। तो 7 और cos 45, तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 4.9497। ये आपके पास दूसरा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आ गया। इसी तरह अगर हम लोग F3 वाला निकालें तो डायरेक्ट अगर करें तो F3 का x वाला कंपोनेंट कैसे निकलेगा, सिमिलरली F3 और साथ में cos और 60। तो इसका आंसर कितना आएगा यहाँ पे हमारे पास जो है वो 15 है और cos 60, यहाँ पे थीटा 3 आना था, cos और साथ में आपके पास 60। तो इसका आंसर कितना आएगा 15 cos 60, तो आंसर 7.5 आ रहा है। F3 का x वाला जो कंपोनेंट आ रहा है वो हमारे पास कितना आ रहा है 7.5, वो आपके पास कितना आ रहा है 7.5। अब न्यूटन यहाँ पे आगे जो है उसके साथ न्यूटन भी लगेगा। और अब यहाँ पे हम लोग y वाला कंपोनेंट निकालेंगे, y कंपोनेंट्स, यहाँ पे x कंपोनेंट्स से सारे और यहाँ पे अब जो है वो हम लोग y कंपोनेंट्स निकाल लें। y कंपोनेंट्स के अंदर हमारे पास फार्मूला क्या होता है, F1y अगर आपने निकालना है तो आप जो है वो F1 का मैग्नीट्यूड और साथ में साइन थीटा 1। तो यहाँ पे डायरेक्ट जो है वो आप लोग पुट करते जाओ 4 और साइन 30 F1y। तो F1y की आपके पास क्या वैल्यू आएगी 4 और साइन 32 न्यूटन, ये पहला आ गया। और इसी तरह आपने अगर F2y निकालना है तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डायरेक्ट करने वाले हैं। F2 की वैल्यू जो है वो आपके पास 7 है और साथ में साइन और जो थीटा 2 है वो आपके पास 45 है। तो यहाँ पे डायरेक्ट हमने लिख दिया कि 7 साइन 45। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आपके पास आ रहा है 4.9497। F2 का y वाला कंपोनेंट भी हमने जो है यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया।
और सबसे आखिरी F3 का अगर हम लोग देखें तो F3y किस तरह से निकलेगा, 15 sin 60, तो 15 और साथ में साइन और 60, तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आपके पास क्या आ रहा है, F3y इक्वल्स टू 12.990 और न्यूटन। अब जब आपके पास x वाले सारे कंपोनेंट आ गए, F1x, F2x और F3x, और y वाले सारे कंपोनेंट आ गए, F1y, F2y और F3y, तो आप रिजल्टेंट वेक्टर किस तरह से निकाल सकते हो, रिजल्टेंट वेक्टर किस तरह से निकाल सकते हो, आप रिजल्टेंट वेक्टर के जो x और y वाले कंपोनेंट है वो दोनों निकाल सकते हो। नाउ x एंड y कंपोनेंट, या फिर इन्हें हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी बोलते हैं। नाउ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विल बी, क्या होंगे वो, हमें f जो है वो हमने बोला कि ये रिजल्टेंट वेक्टर है, तो f का x वाला कंपोनेंट किसके बराबर होगा, f1x प्लस का f2x प्लस का f3x। आपने अगर वो वीडियो रिवाइज की होगी तो ये वाला जो तरीका है ये आपको समझ में आ रहा होगा, वहाँ उसके अंदर हमने जो है ये वाला फार्मूला इस तरह से बनाया था। तो अब और अभी यहाँ पे भी हमने जो है वो डिस्कस किया कि सारों को आपने तोड़ना है, और जब ऐड करोगे तो आपके पास रिजल्टेंट का x वाला कंपोनेंट जो है वो निकल के आएगा। तो यहाँ पे सारे x कंपोनेंट ऐड कर दो तो 3.464 और प्लस का आपके पास 4.9497 और प्लस का आपके पास जो 7.5 और जब इन सबको आप ऐड करोगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 3.464 प्लस का 4.9497 और प्लस का 7.5, तो आपके पास जो f का x वाला कंपोनेंट आ रहा है वो आ रहा है 15.9137 न्यूटन। ये आपके पास x कंपोनेंट आ गया। और इसी तरह अगर f का y वाला कंपोनेंट निकालें तो वो कैसे निकलेगा, f1 का y वाला प्लस f2 का y वाला प्लस f3 का y वाला कंपोनेंट जो आपने ऐड कर देने। तो यहाँ पे f1 का y वाला कंपोनेंट जो वो आपके पास 2 न्यूटन है, प्लस f2 का y वाला कंपोनेंट जो है वो आपके पास 4.9497 है, और ये वाला जो है ये आपके पास कितना है 12.990, और इन सबको जब आप ऐड करेंगे तो 2 प्लस का 4.9497 प्लस का 12.990, तो आपके पास जो आंसर आ रहा है Fy वो कितना आ रहा है 19.9397 न्यूटन। तो जो रिजल्टेंट फोर्स या रिजल्टेंट वेक्टर हमने निकालना है उसके हमने x और y कंपोनेंट निकाल लिए हैं। अगर ये लिखना है तो आप लोग जो है वो लिख सकते हैं, यहाँ से हम ये मिटाने वाले हैं। अब अगर आपके पास x और y कंपोनेंट आ गए किसी वेक्टर के, तो वेक्टर को सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। ये हमने सबसे पहली वीडियो के अंदर इस चैप्टर की देखा था, स्केलर और वेक्टर, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इस चैप्टर की प्लेलिस्ट में जो सबसे पहली वीडियो है स्केलर्स और वेक्टर्स के नाम से, उसके एंड के अंदर हमने देखा था कि अगर आपको x और y कंपोनेंट मिल जाए किसी वेक्टर के तो आप उसे किस तरह से सॉल्व कर सकते हो, मतलब उसे वेक्टर फॉर्म के अंदर लिखो, उसका मैग्नीट्यूड निकालना और उसकी डायरेक्शन निकालना, वो सारी की सारी चीज़ें जो आप मज़े में कर सकते हो। मतलब हुआ क्या है अभी कि हमने ये जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर था f, एडिशन होने के बाद जो हमने बोला कि ये फ़र्ज़ करो कि रिजल्टेंट वेक्टर है, तो इसका हमने x वाला कंपोनेंट और y वाला कंपोनेंट ये दोनों की दोनों जो निकाल लिए। तो अगर और हमें निकालना क्या गया था, मतलब उन्होंने क्या पूछा हुआ था कि रिजल्टेंट फोर्स उस बॉडी के ऊपर कितनी लग रही है वो आपने निकाल के बतानी है। तो हमने ये कहा था कि हम इसका वेक्टर फॉर्म भी बताएंगे, इसका मैग्नीट्यूड भी बताएंगे और साथ ही साथ इसकी डायरेक्शन भी बताएंगे कि इसका एंगल x एक्सिस के साथ कितना होगा, x एक्सिस के साथ इसका एंगल कितना होगा। तो सबसे पहले अगर वेक्टर फॉर्म की बात की जाए तो वेक्टर फॉर्म लिखना तो काफ़ी ज़्यादा आसान है।
कैसे कि x वाली जो वैल्यू आई है उसे लिखो 15.9137 और इसके साथ i लगा दो, फिर प्लस 19.9397 लिखो और इसके साथ j लगा दो। तो ये आपके पास वेक्टर फॉर्म बन गई इसकी। पहली चीज़ हमने निकाल के बता दी कि आपके पास जो f का वेक्टर होगा वो कुछ इस तरह से होगा। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल के बताना है, तो मैग्नीट्यूड निकालने का आपको पता है फॉर्मूला क्या है, x वाली वैल्यू का स्क्वायर प्लस या फिर i वाली वैल्यू का स्क्वायर और प्लस j वाली वैल्यू का स्क्वायर जो कि y वाली होती है, और इसका अंडर रूट। ये हमने उसी वीडियो के अंदर जो है वो फार्मूला पढ़ा था सबसे पहली वाली वीडियो के अंदर। तो fx जो है वो आपके पास कितना है 15.9137 और इसका स्क्वायर लें आप, और प्लस यहाँ पे 19.9397 का स्क्वायर लें और इन्हें अंडर रूट के अंदर डालें तो आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। तो इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि जो हमारा आंसर है वो कितना आ रहा है। अंडर रूट के अंदर 15.9137 और इसका स्क्वायर प्लस 19.9397 और 25.5115 न्यूटन। इसका मतलब क्या हुआ कि उस बॉडी के ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स लग रही होगी वो 25.5115 न्यूटन की लग रही होगी। और अगर डायरेक्शन बतानी है तो टेंजेंट, इन्वर्स और वाई वाला कॉम्पोनेंट शायद ऊपर आता है Fy और अपॉन में Fx, शायद ये वाला फार्मूला है इसका। तो इसके अंदर भी वैल्यूज डाल के आप जो है वो निकाल के बता सकते हो इसका एंगल कितना होगा। तो टेंजेंट इन्वर्स 19.9397 ऊपर और डिवाइडेड बाय 15.9137 जो है वो नीचे, और इसे आप लोग सॉल्व करो तो आपको एंगल भी पता लग जाएगा। तो शिफ्ट दबा के आपने जो है वो टेंजेंट दबाना है और फिर ऊपर रखना है 19.9397 और नीचे रखना है 15.9137। तो जो आपके पास आंसर आएगा वो एंगल क्या आएगा, और वो कितना एंगल आ रहा है 51.4069 या फिर इतना भी सही है 51.40 और डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास जो है एंगल होगा जो कि हमारी रिजल्टेंट फोर्स बना रही होगी एक्स एक्सिस के साथ। तो ये तीनों की तीनों चीज़ें जो हमने निकाल के बता दी। और अगर इसे भी समझें दोबारा से तो हमने क्या बोला था कि ये आपके पास ब्लॉक है और इसके ऊपर तीन फोर्सेस लग रही हैं कुछ इस तरह से कि एक यूँ है, एक कुछ यूँ है और एक जो है वो कुछ इस डायरेक्शन के अंदर है, और इनकी मैग्नीट्यूड जो है वो भी डिफरेंट है। तो रिजल्टेंट फोर्स कैसे लग रही होगी तो वो हमने जो निकाल के बता दी कि रिजल्टेंट फोर्स जो है वो कैसे कि आप इसे उठाओ और उसको यहाँ पे रख दो, इसे उठाओ और इसको यहाँ पे रख दो, और फिर जब इन्हें आपस में मिलाओगे तो ये आपके पास रिजल्टेंट फोर्स कहलाएगी या फिर ये रिजल्टेंट फोर्स होगी। और इसका जो वेक्टर होगा, वेक्टर फॉर्म ये, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इतना होगा 25.5115 न्यूटन, और इसका जो एंगल होगा एक्स एक्सिस के साथ वो कितना होगा 51.40 न्यूटन। तो इस तरह से आप जो है वो सॉल्व कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड को, और जो है वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स, मतलब इस तरह से प्रॉब्लम, मतलब ये एक एग्जांपल थी या एक रिलेटेड प्रॉब्लम था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड से। और आपके जो बुक के प्रॉब्लम होंगे फिर वो भी इसी तरह के होंगे जो कि चैप्टर ख़त्म होने के बाद हम लोग दोबारा से जो वो स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से आप लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड को, और शायद इस प्रॉब्लम के बाद जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी से, मतलब आपको काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो गया होगा कि आपने अप्लाई किस तरह से करना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जितने भी वेक्टर्स दिए हुए हैं उन्हें जो है वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर तोड़ो और उन्हें ऐड कर लो। उन्हें ऐड करोगे तो आपको जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका एक्स वाला और उसका वाई वाला कंपोनेंट मिल जाएगा, और उसके बाद जो है वो आप लोग आसानी से वेक्टर को सॉल्व कर सकते हो। अब एक या दो न्यूमेरिकल जो है वो हम लोग
एनालिटिकल मेथड से रिलेटेड भी जो है वो देख लेते हैं और फिर इस वीडियो को जो एंड करते हैं। ऑन द बॉडी जी, तो ये हमारे पास दूसरा प्रॉब्लम है और इसकी वर्डिंग कुछ इस तरह से है कि दो फोर्सेस है हमारे पास, एक का मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन है और दूसरी का जो मैग्नीट्यूड है वो आपके पास 4 न्यूटन है। आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी, दोबारा से ये एक बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही है एंड द एंगल बिटवीन देम इज़ 30 डिग्री। यहाँ पे ये वाली जो चीज़ है एंगल बिटवीन देम इज़ 30 डिग्री, ये आप लोगों ने जो है वो इसके ऊपर जो आपने गौर करना है और यही आपको बताएगी कि यहाँ पे कौन सा वाला मेथड एप्लीकेबल है और कौन सा वाला नहीं एप्लीकेबल। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो वो हमें ये बता रहे हैं, अगर थोड़ा सा डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करें तो फ़र्ज़ करो कि ये आपके पास जो है वो एक फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन है और ये आपके पास जो है वो दूसरी फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड 4 न्यूटन है। मतलब फ़र्ज़ करो कि यहाँ पे एक बंदा है जो इस ब्लॉक को, इस बॉडी को इस डायरेक्शन के अंदर खींच रहा है और यहाँ पे जो है वो आपके पास दूसरा बंदा है जो इस बॉडी को इस डायरेक्शन के अंदर खींच रहा है और इन दोनों के अंदर, इन दोनों फोर्सेस के दरमियान का जो एंगल है वो आपको दिया हुआ है 30 डिग्री का। और अब अगर आपसे पूछा जाए कि फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉडी, कि इस बॉडी के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स किस डायरेक्शन के अंदर लग रही होगी या फिर रिजल्टेंट फोर्स कितनी लग रही होगी, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में बताओ, तो आप यहाँ पे कौन सा वाला मेथड जो है वो समझते हैं कि एप्लीकेबल है। अगर कुछ लोग यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड से ये सॉल्व हो सकता है, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड से ये सॉल्व नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो इन्होंने एंगल दिया हुआ है यहाँ पे वो फोर्सेस के दरमियान का एंगल दिया हुआ है, एक्स एक्सिस के साथ नहीं दिया हुआ। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड लगाने के लिए हमें दोनों फोर्सेस का एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल है दोनों को पता होना चाहिए, θ1 और θ2, जैसे कि पिछले सवाल के अंदर उन्होंने दिया हुआ था हर फोर्स का अलग अलग एंगल। यहाँ पे इन्होंने फोर्सेस के दरमियान का एंगल दे दिया है कि एक ये फोर्स है और एक जो हमारे पास ये फोर्स है और इन दोनों के दरमियान का एंगल जो है वो आपके पास ये वाला है। तो ये वाली जो चीज़ थी ये हमने इस वीडियो के शुरू में भी और जब एनालिटिकल मेथड की थ्योरी कर रहे थे हम लोग तो वहाँ पे भी देखा था कि एनालिटिकल मेथड के अंदर हमें गिवन जो एंगल होता है वो फोर्सेस के दरमियान का होता है। तो इस केस के अंदर हमारे पास एनालिटिकल मेथड अप्लाई होगा और उसके ज़रिए से हम लोग रिजल्टेंट जो है वो निकाल सकते हैं। तो रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला सबसे पहले तो अगर यहाँ पे हम लोग डाटा बनाएं तो डाटा के अंदर उन्होंने F1 दिया हुआ है जो कि 3 न्यूटन है, F2 दिया हुआ है जो कि आपके पास 4 न्यूटन है और इन दोनों के दरमियान का एंगल दिया हुआ है जो कि आपके पास 30 डिग्री है। आपसे पूछा क्या जा रहा है कि आप रिजल्टेंट फोर्स निकाल के बताओ। आपने रिजल्टेंट फोर्स जो है वो इसकी कैलकुलेट करके बतानी है। तो इसका फार्मूला आपको पता है, अगर यहाँ से हम सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करें तो फार्मूला इसका आपको पता है कि F जो है वो इक्वल होता है F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस का 2F1 F2 और साथ में cos थीटा और इसका अंडर रूट, या फिर आप जो है वो इसको एंड में भी रख सकते हैं, एक ही बात है। F1 प्लस का 2F1 F2 cos थीटा प्लस का F2 का स्क्वायर या फिर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर और प्लस 2F1 F2 और साथ में cos थीटा। बस इसके अंदर जो है वो आप लोगों ने वैल्यूज़ डालनी है और आपको जो रिजल्टेंट फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड खुद ब खुद पता लग जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास F1 की वैल्यू जो वो 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस F2 की जो वैल्यू वो 4 है तो 4 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 3 F1 की जगह पे 4 F2 की जगह पे और cos 30 थीटा की जगह पे। और इसी जब आप लोग सॉल्व करोगे तो आपके पास F की वैल्यू आ जाएगी या फिर रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड आ जाएगा जो कि सॉल्व करने के बाद कितना आएगा 6.7664 और साथ में 3 और न्यूटन। तो ये हमने जो है वो रिजल्टेंट फोर्स निकाल के बता दी
इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड कि इस बॉडी के ऊपर कितनी रिजल्टेंट फोर्स लग रही होगी, और ये वाला जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो गया। अच्छा, इसे हम लोग इस तरह से भी ऑल्टर कर सकते हैं प्रॉब्लम को। फ़र्ज़ करो कि सवाल मतलब अगर घुमा फिरा के दे दें वो, तो सवाल इस तरह से घुमा फिरा के दे सकते हैं कि वो एंगल अगर आपको ना दें, रिजल्टेंट की वैल्यू दे दें। इसी को यहाँ पे जो हम लोग थोड़ा सा ऑल्टर करके भी देख लेते हैं कि अगर ऐसे करके दे दें तो क्या आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हो या नहीं। सिंपल मैथमेटिक्स जो है वो आपकी लगेगी। सवाल की जो फोर्सेज है वो हम लोग यही रखते हैं कि दो फोर्सेज है 3 न्यूटन और 4 न्यूटन किसी बॉडी के ऊपर जो है एक्ट कर रही हैं, एंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉडी इज, मतलब इस केस के अंदर फ़र्ज़ करो कि आपको रिजल्टेंट फोर्स दे दी है 6.0827 न्यूटन। आपको रिजल्टेंट फोर्स जो वो दे दी है, रिजल्टेंट फोर्स इतनी है। और अगर आपसे बोला जाए कि फाइंड करो कि ये जो दो फोर्सेस हैं इनके दरमियान एंगल कितना है, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस। तो अगर नए सिरे से आप सवाल को पढ़ो और देखो कि कौन सा मेथड यहाँ पे अप्लाई हो सकता है, तो आपको यही लगेगा कि एनालिटिकल मेथड ही के ज़रिए से ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, क्योंकि उन्होंने एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस बोला हुआ है। मतलब ये कि ये एक फोर्स है, ये दूसरी फोर्स है, ये दोनों किसी बॉडी के ऊपर लग रही हैं, और इन दोनों का जो एंगल है ये आपने निकाल के बताना है। अगर आपको रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू देती जाए, मतलब अगर पैरेललोग्राम से इसको सॉल्व करके हम लोग देखें तो रिजल्टेंट वाला जो आपके पास आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। रिजल्टेंट वाला जो आपके पास वेक्टर आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा f। तो आपको f दे दिया, f1 और f2 दे दिया, और आपसे पूछा जा रहा है कि इन दोनों के दरमियान का जो एंगल है वो बताओ। तो आप लोग जो है वो आसानी से बता सकते हो। इसे अगर ख़ुद से परफॉर्म करना चाहो तो वीडियो को पॉज करो और इसे परफॉर्म करो, और आखिर में जो आंसर है वो आप मैच करवा लेना। आसान है काफ़ी। और बाकी हम लोग यहाँ पे भी इसे जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। डाटा अगर देखें तो वही है कि F1 दिया हुआ है 3 न्यूटन, F2 दिया हुआ है आपको 4 न्यूटन, और F की जो वैल्यू वो आपको दी हुई है 6.0827 न्यूटन, और थीटा जो है वो आपसे पूछा जा रहा है कि इन दोनों के दरमियान का जो एंगल है वो निकाल के बताओ। तो सॉल्यूशन के अंदर एक वही फार्मूला जो हमारा लगेगा कि F जो होता है वो इक्वल होता है F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस का 2F1 F2 और साथ में कॉस थीटा। वैल्यूज़ पुट करो, यहाँ पे F की जगह जो है वो आ जाएगा 6.08276 इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर जो है वो आपके पास 9 होता है, और या फिर पहले जो है वो पुट कर दो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 और साथ में कॉस थीटा हमने निकालना है, तो इसको एज इट इज़ छोड़ दोगे। बस यहाँ पे थीटा निकालना है, पूरी इक्वेशन बनी हुई है। आपको यहाँ पे मैथमेटिक्स की चीज़ें लगानी है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्क्वायर रूट लेना, या फिर दोनों तरफ स्क्वायरिंग करना, जिस तरह से भी आपने जो वो सॉल्व करना है। तो 6.08276 इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस का 16 और प्लस का 2 3 ज़र 6, और 6 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा 24, और साथ में कॉस थीटा। और इन्हें जब आप लोग ऐड करोगे तो 9 प्लस 16 जो है वो 25 हो जाएगा, और प्लस का 24 कॉस थीटा, और यहाँ पे जो आपके पास 6.08276। अब यहाँ पे एक गलती आप लोग ये कर सकते हो कि इन दोनों को ऐड कर दो, 25 और 24 को ऐड करो, और जो आपके पास 49 आंसर आ रहा है आप यूँ लिख दो कि 49 कॉस थीटा। तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 24 जो है वो कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई भी हो रहा है, आप इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते। ये सिंपल मैथमेटिक्स का जो है वो रूल है, मतलब बेसिक्स है मैथमेटिक्स की। तो इन दोनों को ऐड नहीं करना। फिर आपने क्या करना है कि स्क्वायर कर देना है रूट ख़त्म करने के लिए। तो यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, ये स्क्वायर इसको कैंसिल कर देगा, और 6.08276 का अगर आप स्क्वायर लोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 36.9999,
और इक्वल टू आपके पास जो है वो 25 प्लस का 24 cos थीटा। अब 25 जो है वो इज इक्वल टू किस तरफ आएगा, और इज इक्वल टू किस तरफ आने के बाद माइनस हो जाएगा 36.999 माइनस का 25 और इक्वल्स टू 24 cos थीटा। फिर जब आप इसे माइनस करोगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा 11.999 और 9 इक्वल्स टू 24 cos थीटा। अब आपको थीटा की वैल्यू चाहिए तो 24 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो 11.9999 डिवाइडेड बाय 24 इक्वल्स टू cos थीटा। और जब आप इसे डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर जो है वो कितना आ रहा है 0.4999 इक्वल्स टू cos थीटा। थीटा निकालना है तो cos वहाँ पे जाके इन्वर्स हो जाएगा, थीटा निकालना है तो cos वहाँ पे जाके इन्वर्स हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल्स टू cos इन्वर्स और 0.4999 और 9। शिफ्ट दबा के आपने जो है वो cos इन्वर्स लगाना है और इसके अंदर ये वाली वैल्यू जब आप लोग डालोगे तो आपका जो आंसर आएगा थीटा का वो 60 डिग्री आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास फोर्स 1 हो 3 न्यूटन की, फोर्स 2 हो 4 न्यूटन की, और रिजल्टेंट जो है उसका इतना आ रहा हो, तो इसका मतलब क्या होगा कि उन दोनों के दरमियान का जो एंगल होगा वो 60 डिग्री का होगा। अगर ये 3 न्यूटन की हुई, ये 4 न्यूटन की हुई, और जो रिजल्टेंट की वैल्यू आ रही हुई वो आपके पास 6.0827 हुई, तो उसके दरमियान का जो एंगल होगा वो 60 डिग्री का होगा। तो ये कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम्स थे एडिशन ऑफ वेक्टर्स से रिलेटेड, और इसी तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं वो फिर आपकी बुक के अंदर भी मौजूद होंगे। जब हम उन्हें परफॉर्म करेंगे तो आप लोगों को काफ़ी आसानी होगी, अगर आज वाले प्रॉब्लम आपको सही से समझ में आए हैं तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।